शेरों का खजाना। एक दिन भारतीय इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, कर्नल, मैं तुम एक खजाना तलाश करने के लिए अभियान पर भेजना चाहता हूँ। आदेश दीजिए सर। तुम्हें कसाई देशों में जाना होगा। यह देश दो टापुओं पर बसा है और वहाँ कुल आबादी 50 लाख है। दोनों टापुओं का नाम कसाई और सार सारंग है। मैं कसाई के बारे में जानता हूँ सर। फिर तो तुम यह भी जानते हो कि आजकल वहाँ की सरकार वह हमारी शत्रु है और अमेरिका तथा ट्राइब्स बहुत प्रभाव है। जी हाँ, जानता हूँ। लेकिन यह भी पता है कि कंसाई देश में एक बागी संगठन उस सरकार का तख्तापलट पक्ष वहाँ लोकतंत्र लाना चाहता है। बिल्कुल ठीक। उस बागी संगठन का नाम नाकासाई साकी है। स्थानीय भाषा में उसका अर्थ है नो शेर है। उस संगठन के लीडर हमारी सरकार की मदद मांगी है और उनका गुप्त संदेश मिला है कि जिस मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और कहकर पनडुब्बी पनडुब्बी के अंदर नेवी स्टाफ के साथ कर्नल और कैप्टन असलम भी थे। ओके असलम, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद पनडुब्बी को पानी के नीचे ले जाना और उस क्षेत्र में घूमते हुए अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। इतना खतरनाक मिशन पर अकेले जा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी पनडुब्बी की छत का दरवाज़ा खुला और दोनों ऊपर की ओर आ गए। चिंता मत करो असलम, मैं इस समय वन मैन आर्मी की तरह हूँ और मेरे थैले में तमाम ऐसे हथियार हैं कि मुझे अकेले पूरी फौज का मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन आप 100 मीटर ऊंचा सीधा घटना स्थल पर कैसे पहुँचेगी? मैं मैं चढ़ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। नकाबशाली लीडर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ओके, विश यू गुड लक। और उसके बाद कर्नल पनडुब्बी की समुद्र में छलांग लगा दी और समुद्र की पानी में तैरता हुआ वह चट्टानी की तरफ बढ़ने लगा और डेथ रॉक कहा जाता है, यानी मौत की चट्टान। कर्नल ने कागज पर लिखा हुआ संदेश कर्नल के सामने रख दिया और संदेश पढ़ने लगा। भारत सरकार जानती है कि हम अन्याय ही विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए हथियार है न है धन है। हमें पता चला है कि जनरल दूसरे विश्व युद्ध के समय बहुत लूट का सामान जमा किया था और कसाई देशों की पहाड़ी किसी स्थान पर छुपा दिया है। और जनरल हमें इस खजाने का राज एक कविता की 9 पंक्तियों के रूप में अपने 9 साथियों को बताया था और हर एक ने एक एक पंक्ति बताई गई थी, यानी कि वह 9 व्यक्ति न मिल जाए कविता पूरी नहीं हो सकती थी और कोई अकेला उस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। उस लड़ाई में जनरल मारा गया और उसके साथ उसके वफादार साथी 4 आदमी मारे गए। केवल 5 व्यक्ति रहे जिन्होंने हम तीन आदमियों को जानते हैं, यानी अब तक हम 3 व्यक्ति को मालूम हो चुके हैं जिससे सरकार इजरायली जासूस की मदद से वह खजाना तलाश करने में लगी हुई है। अगर वह खजाना हमें मिल जाए तो हमारे हथियार खरीद कर अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं और हमारी मदद चाहिए। ऐसा आदमी भेजिए जिससे खजाना तलाश करने में हमारी मदद कर सके। और जनरल जनरल यादव कर्ण के मध्य से मीटिंग में 3 दिन पूर्व कसाई देशों के निकट समुद्र तट पर पनडुब्बी के सिर उभरा। और 1 घंटे लगातार तैरने के बाद चट्टान के नीचे से सिर उभरा। उस चट्टान पर चढ़ने में काफ़ी मुश्किल पड़ेगी और वह मुश्किल पार करते हुए ऊपर आनंद आता था। और 3 घंटे के कड़े परिश्रम के बाद ऊपर पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन जैसे ही उसका सिर चट्टान के ऊपर उभरा
आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने गर्दन घुमाकर दशा में देखा। यह नकाबपोश का शादी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ दूर 1 मील किनारे पर मिलना था। जल्दी ही व्यक्ति निकट आया। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। कहने के साथ ही उसने अपना पाँव उठाकर बूट एडी कर्नल के हाथ पर मारी। तड़ाक चटाक। और कर्नल का हाथ खींच लिया तो और तेजी से एक हाथ के सारे चट्टान पर लटक रहा। और उस व्यक्ति ने कंधे से रिवॉल्वर उतारी और बट को कर्नल के सिर पर मगर अपने आप को इन वारों से बचाने के साथ ही कर्नल ने उस व्यक्ति की टांग पकड़कर उसको झटका दिया। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति हवा में उलझकर अब उसके चारों ओर होता हुआ 100 मीटर नीचे गिरता चला गया। और तत्पश्चात कर्नल ऊपर चढ़ा चट्टान पर चढ़ गया। कौन कौन था वह? और मेरे यहाँ आने का राज कैसे खुल गया? जल्दी ही नकाब लीडर से मिलना होगा। और उसने अपने थैले से छोटा ट्रांजिस्टर निकाला और पनडुब्बी में असलम से बात करी सारी घटना के बताने लगा। पता नहीं वह शत्रु कौन था और आगे जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज बहुत सावधान रहिएगा। और बात करने के बाद गोताखोरी की लिबास उतार कर वह सादे लिबास में था। थोड़ी देर देर के बाद ऊपर झील की तलाश में चल दिया जहाँ से नौकाबशाली लीडर से मिलना था। और वो क्षेत्र में नक्शे के अनुसार जल्दी ही झील के किनारे पहुंच गया। यह झील है। मैं मैं तो ठीक समय पर पहुंच गया हूँ, लेकिन देखो वह कब आता है। और केवल 10 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। तुम जो भी हो मेरी राइफल के निशाने पर हो। तुम्हें हिलना वरना गोली शरीर शरीर के पार हो जाएगी। आवाज़ सुनकर कर्नल पहले तो कुछ सोच कर कहा, फिर मैं समुद्री शेर हूँ। यह कोड वाक्य था जो वाक्य नकाबशाली के लीडर ने की पहचान थी। तुरंत चट्टान के पीछे से एक सुंदर औरत निकली उसके सामने आ गई। मैं मैं नकाबशाली, तुम इंडिया से आए हो? मैं नकाबशाली, तुम इंडिया से आए हो? यस, मेरा नाम कर्नल करण है। तुम नकाबशाली की मेंबर हो? हाँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा तो मैं तो मेरी एक हत्यारा भी कर रहा था। यह कहकर कर्नल कर्ण ने उसके हम ऊपर हमले की पूरी कहानी सुना दी। तुम लोग के यहाँ तुम लोगों ने यहाँ तो कहा था कि मेरा आना एक राज रहेगा, और मेरा मात्र शत्रु का आने का पता कैसे लगा? मुझे खुद हैरानी है। उस हत्यारे का जो हुलिया बताया है उसके एक व्यक्ति को संदेह था, लेकिन अब पक्के तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकती। और बात करते हुए आगे बढ़ गए। यह पहाड़ियाँ और जंगल काफ़ी खतरनाक है। हाँ, इस तरफ आम आदमी नहीं आते क्योंकि अफवाह है कि यहाँ एक खूनी जादूगर कोरमा की आत्मा रहती है। वह इंसानों का खून चूस लेती है। तो क्या तुम आत्मा से नहीं डर लगता? मैं इस बकवास पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, तुम्हें दूसरा साथी कहाँ है? मैं तो अकेला आया हूँ। तुम अकेले अकेले तुम क्या कर सकते हो? कर्नल मुस्कुरा कर कहा, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें सर्कस के जोकर को देखा है होगा, जो सर्कस में कलाबाजी का काम करता है। वह घोड़े की सवारी करता है, ताश पर तार पर साइकिल भी चला लेता है। फिर जोकर भी होता है। और जिंदगी के सर्कस में एक जोकर की तरह हूँ। और ने सिर्फ उसे गोले से मुंह खोला और करण उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम मुझसे तुमसे ही सवाल किए जाओगी या अपने बारे में भी कुछ बताओगी? अपने ठिकाने पर चलकर बताऊंगी। यहाँ
ज़्यादा देर बाहर रहना खतरनाक है। किसी समय फौजी गश्ती दल यहाँ आ सकता है और इन पहाड़ियों को बागियों को ढूंढ रहे हैं। और कुछ दूर चलने पर औरत ने राइफल की नाल पे एक शैतान की झाड़ी हटाई। यह मेरा ठिकाना, यह गुफा। औरत उस गुफा में प्रविष्ट हो गई। जगह तो एकदम अच्छी चुनी है और एक मोड़ पर काफ़ी खुली जगह पहुंच गए और कमरे में रूप में इस्तेमाल किया था। आप यहाँ रह तो आप यहाँ रहती हैं? जी हाँ, बैठिए। और कर्ण बिस्तर पर बैठ गया और तो उसके सामने बैठ गई। तो कर्ण ने कहा, क्या आप बताएंगी पार्टी की नकाब पोशी चीफ कहाँ है? मैं ही चीफ हूँ, मेरा नाम सीमा है। तुम सीमा हो, नकाबशाली संगठन की चलाती हो? मैं अकेली नहीं हूँ, वैसे 9 औरतें हैं। पहले यह संगठन हमारे पति चलाते थे, लेकिन उन्हें सरकार ने गिरफ्तार करके मार डाला और उसके बाद संगठन चलाने का बीड़ा हम 9 और सैनियों ने उठा लिया। और कर्नल आश्चर्य से उस आश्चर्य तक कब तक हुआ जब पूछा, क्या खतरनाक काम करते हुए तुम औरतों को डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। देश के किसान और मजदूरों सब हमारे साथ हैं और हमें इन गुफाओं में रहती हैं। और किसानों बल्कि किसान ने गांव के उन्हीं किसानों और मजदूरों के घरों में रहती हैं। और मेरे साथ चलोगे तुम्हें हमें जोरो गांव में पहुंचना है। जोरो गांव में क्या है? उसी गांव में हमारा ठिकाना है। मगर दुख की बात यह भी है। क्या है? तुम्हारा एक साथी गायब हमारी एक साथी गायब है हो गई है, उसका नाम एनी है। वह गायब कैसे हुई? तुम्हें यह तो मालूम होगा कि आजकल हमारे देश में इजरायली और अमेरिकी जासूस हर तरफ फैले हुए हैं। हाँ, मालूम है। एनी एक फौजी अफसर से मिलने गई थी और जिसको खजाने की एक पंक्ति मालूम थी। एनी उस व्यक्ति से मालूम करनी थी और एनी आज तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई। शाम को मुझे पता चला कि वह फौजी अफसर की लाश उसके घर में मिली है। और इसका अर्थ यह हुआ कि एनी एक पंक्ति उसे मालूम कर ली वो है, लेकिन उसका या तो सरकार के जासूसों ने पकड़ लिया या फिर इजरायली जासूस ने पकड़ लिया। तुम क्या तुम उस इजरायली जासूसों में किसी को जानती हो? नहीं, मगर हम उसका हेडक्वार्टर जानते हैं। कहाँ है वह हेडक्वार्टर? इसी पहाड़ी के एक सिरे पर, एक में पुराने खंडर किले में। उस खंडर के में गुफा नीचे गुफाओं का एक जाल बिछा है। उसी में एक जासूस अपना गुप्त अड्डा बना हुआ है। हमें तो हम एनी को छुटाना वहाँ चलते हैं। तभी अचानक सुरंग के मुहाने पर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मर गए। यहाँ गश्ती दल के कुत्ता लगता है। लालटेन बुझाओ। और सामने तुमने सीमा ने लालटेन बुझा कर गुफा में अंधेरा कर दिया। अब मुझे लगता है कुत्ते ने हमारी गंध पा ली है। गश्ती दल के कितने सिपाही होते हैं? 4-5 होंगे ही, लेकिन हम गुफा के अंदर रहकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कोम्बा जादूगरनी की आत्मा तो उसका मुकाबला कर सकती है। सीमा ने आचार्य से कहा, क्या मतलब तुम चुपचाप यहाँ बैठो और देखती रहो, मैं उनके निमटता हूँ। और कर्नल कर्ण अपने थैले से लोहे के लंबे लंबे नाखूनों वाले एक दस्ताने को निकाल कर पहन लेता है। और फिर गुफा के मुहाने पर निकट पहुंचकर दीवार से लगकर बैठ जाता है और कंठ से आवाज निकालता है, भाव। और आवाज इतनी खतरनाक थी कि कुछ क्षण के लिए बाहर कुत्ता खड़ा खामोश हो जाता है और कुछ आवाजें सुनाई दी।
यह आवाज़ गुफा से आई है। कहीं यह कोम्बा जादूगर की आत्मा तो नहीं है? करण मुहाने के निकट बैठकर बार की वार्तालाप सुन रहा था। यह आत्मा नहीं, कोई जंगली जानवर है। कुत्ता को अंदर भेजो, टाइगर अंदर जाओ। और तुरंत गुफा के मुंह आने पर एक बड़ा सा खतरनाक कुत्ता दिखाई दिया और अगले ही पल छलांग लगाकर कर्नल करण पर आ पड़ा। कर्नल करण ने अपने आप को बचाते हुए दस्ताने के नकुनों से नथनों की खाल से खाल और मांस नोच डाली। कुत्ता घबरा कर कर्नल करण को छोड़कर वापस गुफा से भागा। अरे कुत्ते को क्या हुआ? लगता है अंदर सचमुच को कोम्बा की भूत है। भागो, यहाँ भूत है, कोम्बा का भूत है। और कर्नल कर्ण ने उसकी आवाज़ सुनकर पन मुंह से चीख निकाली, "ऊ!" और इसी चीख को सुनकर बाहर खड़े चारों सिपाही डर कर भाग खड़े हुए। कुत्ता पहले ही भाग गया कर गायब हो गया था। 10 मिनट की प्रतीक्षा के बाद कर्नल कर्ण ने जोर से कहा, सीमा, वह भाग गई हैं, अब तुम लालटेन जला सकती हो। एक बार फिर गुफा में प्रकाश हो गया। सीमा ने कर्ण की प्रशंसा दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम बहुत अक्लमंद और बहादुर हो कर्नल। तुम्हें बिना खून खराबा किए ही उन्हें भगा दिया। थैंक यू सीमा। अगर यह कारण किसी को मारना पसंद नहीं करता, वह बेचारा तो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तभी सीमा ने अपना राइफल उठाते हुए कहा, हम यहाँ से चल रहे हैं, रात को हम दूसरे ठिकाने पर जाएंगे। किले में के खंडरों के पास एक किसान की झोपड़ी है, हमें वहाँ वहाँ कोई नहीं देख देख पाएगा। और कुछ देर बाद दोनों अपना सामान उठाया जंगल में जा रहे थे। अब वह यहीं या नहीं हो सकता, सब कुछ डर गए हैं। अब वह यानी हो सकते, वे सब बहुत डर गई हैं। सावधान रहना, हो सकता है कुछ सिपाही यहाँ छुपे हों। तभी झाड़ियों से निकलकर एक कुत्ता सीमा पर गुर्र, और कर्नल कर्ण ने तुरंत संभाला और अपने लिबास से खंजर निकाला और कुत्ते पर झपट पड़ा। और कर्नल कुत्ते को शरीर में 3-4 बार खंजर ठोक घोंपा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कर्नल। क्या यह कुत्ता वही था? हाँ, यह डर कर झाड़ियों में घुसा हुआ था। चलो अब आगे चलते हैं। और उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उस स्थान से दूर खंडरों के भी नीचे बनी एक गुफा, इजरायली गुफा, गुप्त अड्डा। कम काम हो गया है गर्गी। यस कैप्टन। सीरीज से उस औरत एनी को पकड़ लाया हूँ। अब क्या आप उसे देखना चाहेंगे? और कुछ देर बाद सुरंग में बनी हुई कमरे में, तो यह है एनी। हाँ, तुम्हारा, हाँ, मगर तुम कौन हो? कैप्टन सीरीज एनी पर्सन का उत्तर उपेक्षा करते हुए कहा, मैं कविता की वह पंक्ति जानना चाहता हूँ जो तुम्हें फौजी अफसर से मालूम की और तुम्हें उसे मार डाला। मैं तुम्हें तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसे उसी समय कमरे में पहलवान व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। आओ फ्रेजर, तुम मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फ्रेजर निकट आया और कैप्टन सीरीज एनी से कहा, यह फ्रेजर है, इसका घुसा मारकर भैंसे को भी गिरा देता है। तुम्हें वह पंक्ति नहीं बताई तो यह फ्रेजर तुम्हें हवाले कर दूंगा और तुम्हारी खोपड़ियाँ
खोपड़ियों की खैर नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हें सुबह तक सोचने का अवसर देता हूँ और सुबह मुझे कविता की पंक्ति ने नया बताई तो फ्रेजर से निपटना तुम्हारा काम होगा। सुबह का इंतजाम की जरूरत नहीं है कैप्टन, मुझे इसका मुंह खुलवा देता हूँ। नहीं फ्रेजर, हो सकता है यह सुबह तक खुद बता दे। आओ बाहर चलते हैं। और तीनों कमरे से बाहर आ गए। गर्मी में इन औरतों के लीडर सीमा का कुछ पता चला। तुम केवल इतना ही पता चला कि गांव नेशनल नाम के एक किसान रहता है। वह बागियों का साथी है और सीमा कभी कभी उसके वहाँ पहुँचती है। तुम उस किसान के मकान की निगरानी करो। अगर सीमा पकड़ी गई तो बहुत बड़ा सफलता हासिल होगी। और अगली सुबह सीमा और कर्नल पर्यटकों की वेशभूषा में किले के खंडरों में घूम रहे थे। यह क्या यह सुरंग हमें खंडर के नीचे है? हाँ। तुम्हें अंदर जाने का रास्ता मालूम है? सुरंगों को जाने के कई रास्ते हैं, मुझे केवल एक रास्ता पता है। और कुछ देर बाद सीमा कर्नल को एक भूमिगत रास्ते पर मुँह आने पर ले आई। यही है वह रास्ता, तो आओ अंदर चलते हैं। और फिर कर्नल फिर कर्ण सिनेमा के साथ अंदर सुरंग में उतर गया और नीचे सुरंग में पहुंचकर, यह बहुत लंबी सुरंग है। हाँ, यह पूरे किले के नीचे फैली हुई है। कर्ण कर्ण ने कहना चाहा लेकिन अचानक ही आवाज सुनकर चौंक गया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। यह आवाज औरत की चीख है। मुझे तो यही एनिल की लगती है। लगता है उसे टॉर्चर रूम किया गया है। तुम यहीं ठहरो, मैं सुरंग में आगे देखता हूँ। होशियार रहना। और कर्ण कर्ण सुरंग की दीवारों से चिपका हुआ तिराई की ओर चलने लगा। तिराई पर पहुंचकर उसने दाईं ओर जाकर देखा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती। और कैप्टन सीरीज कमरे में झांकने झांकने में इतना व्यस्त था कि अपने पीछे की खबर नहीं थी। कुछ असावधानी के कारण कर्ण निकट पहुंचा और सीरीज सीजर कुछ कोई आवाज निकालने बिना ही देर हो गया और कर्ण ने दीवार के छिद्र से भीतर झांका। भीतर विचित्र दृश्य था। बोल वरना गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा। कर्ण बार सोचता रहा। यह बदमाश पूरा देता है, या हाथों से लड़कर शायद इससे न जीत पाऊँ। मुझे हथियार का प्रयोग करना पड़ेगा। यह सोच उसने खंजर निकाला और दूसरे हाथ में लिया और फिर ठोकर मारकर दरवाजा खोलकर वो खंजर फेंक कर मारा। और कोई साधारण व्यक्ति होता तो खंजर लगते ही वह चीख कर गिर पड़ता, मगर फ्रेजर को कुछ भी नहीं हुआ। वह तेजी से पलटकर दोनों हाथ फैलाए कर्ण की तरफ बजा। कौन है तू? बुर्र। छोड़ूंगा नहीं। गोली चलाऊं या नहीं? और वह कोई निर्णय नहीं ले पाया था कि तभी फ्रेजर ने जख्मी सांड की तरह उस पर छलांग लगाई और कर्ण होशियार था और दीवार से टकराते ही वह पलटा। धड़ाक धड़ाक। और फ्रेजर के सिर से खून बहने लगा, मगर वह नीचे नहीं गिरा और न झूमता हुआ कर्ण की तरफ बढ़ा। इसमें अगर इसने पकड़ लिया तो तोड़ मरोड़ कर रख देगा। और अगले ही पल और किक के धक्के से फ्रेजर की पीठ के बल नीचे गिरा। और फिर कर्ण मुंह किरण ने मुंह पर एक भयानक लात और फ्रेजर की छाती पर कूद पड़ा।
तड़ाक, और उसे यकीन हो गया कि फ्रेजर मर चुका है, तो वह एनी के निकट पहुंचा और बंधन खोलने लगा। तुम एनी हो? हाँ। मगर आप कौन हैं, और मेरी जान बचाई इसके लिए शुक्रिया। एनी के बंधन खोलने के बाद इंस्पेक्टर करण उसे सारा देकर खड़ा किया। तुम्हारा और सीमा का दोस्त हूँ, और तुम दोनों बदमाशों को जानती हो। हाँ, ये इजरायली जासूस है। बाहर एक आदमी पहरा दे रहा होगा। मैंने उसे बेहोश कर दिया है। तो बाहर है, वह जो बाहर है उसका नाम कैप्टन सीरीज है, और वह जानवर नाम और इस जानवर का नाम फ्रेजर था। यह मर चुका है। हाँ, तुमने मालूम यहाँ कितने आदमी और होंगे? इस समय यही दोनों थे, लेकिन इनका एक साथी और है, उसका नाम गार्गी है। इसके अलावा भी कोई यहाँ तजाते रहते हैं। एनी के साथ लेकर करण उस स्थान पर आया जहाँ सामी छुपी हुई थी। वो सामी ने एनी को लिपट गई। एनी मेरी बहन, तू लोगों के फंदे में कैसे फंस गई? यह समय बातों का नहीं है। किसी समय भी कैप्टन सीरीज को हंसा सकता है, और फिर यहाँ उसके कई साथी आ सकते हैं। तो कैप्टन सीरीज को गोली मार दो। सॉरी, मैंने आज तक किसी भी बेबस आदमी पर अकारण नहीं मारा है। इसके आपके सिद्धांत विचित्र है कर्नल। एनी, क्या तुम स्वयं चल सकती हो? मेरे शरीर में बहुत चोटें लगी हैं। किसी तरह तुम्हारा सहारा लेकर चल सकती हूँ। यहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे हम? तो फिर चलो, यहाँ से जल्दी निकलो, जारो गाँव। वो जल्दी ही तीनों सुरंग के मुहाने से बाहर निकल गए, संभल कर नहीं। और थोड़ी देर बाद वे पहाड़ी रास्ते से जारो गाँव की ओर बढ़ने लगे, और पहाड़ी दामन में बसे गांव में प्रविष्ट होकर सीमी एक झोपड़े के सामने दस्तक दी। वो तुरंत ही दरवाजा खुला। अरे सीमी, तुम अंदर आओ, आ जाओ नेशनल। और तीनों अंदर प्रविष्ट हो गए, और भीतर नेशनल की पत्नी, दो बेटी भी थी। वो सीमी करण अच्छे परिचय करवाने के बाद, पहले एनी को आराम के लिए लिटा दिया जाए, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। एनी को मैं दूसरे कमरे में लिटा आती हूँ, उसके बाद आप लोग खाना तैयार कर देती हूँ। वो कहकर राजेश की पत्नी दूसरे कमरे में चली गई। उसके एक बेटे उसके बेटे भी उसके पीछे चले गए। सीमी और कर्नल ने कहा, कर्नल साहब, नेशनल हमारे सच्चे साथी हैं। सरकार से जो भी बातचीत हुई है इन्हीं के द्वारा हुई है। मुझे मिस्टर नेशनल से मिलकर खुशी हुई। उधर नेशनल के मकान के कुछ ही दूर ऊंची पहाड़ी पर इजराइल जासूस गर्गी दूरबीन से आंखों में लगाया था। गुड, अगर मैं आंख को धोखा नहीं खाई तो यह नेशन के यहाँ आने वाले एक एनी थी। और लेकिन वह यहाँ कैसे आ गई? उसे तो कैप्टन सीरीज के हवाले करके आया था। अगर एनी यहाँ तो कैप्टन सीरीज का क्या हुआ? कैप्टन सीरीज में मरा गया क्या? एनी सुरंग के हमारे ठिकाने पर कब्जा कर लिया? फिर गार्गी की जेब में 8 इंच का धातु का एक बॉक्स निकाला, और उनकी बातें सुनना भी जरूरी हो गया है। और गार्गी ने बॉक्स खोला। उसके भीतर छोटे से स्विच कीबोर्ड एक स्क्रीन लगी हुई थी, और गार्गी ने एक स्विच घुमाकर बॉक्स धातु से बनी एक मक्खी निकाली और हवा में उड़ा दी, और वह दूसरे स्विच से दबाकर उस मक्खी को तेजी से नेशनल की झोपड़ी की तरफ जाने लगी। और मक्खी झोपड़ी की खिड़की के अंदर जाकर एक दीवार पर चिपक गई। और मक्खी वास्तव में एक शक्तिशाली माइक्रोफोन था, जिसे 50 गज के दायरे में होने वाली आवाज़ कैच की जा सकती थी। और कुछ देर गर्मी गर्मी से
कंट्रोलर सेट करने आवाज़ें उभरने लगी। इससे पहले एनी सो जाए, हमें पूछना चाहिए, शत्रु के चंगुल से कैसे फंसी? जिस काम के लिए वह यहाँ गई थी तो उसका क्या हुआ? झोपड़ी में करण और एनी बिस्तर पर लेटे हुए निकट जाकर बैठ गए और पूछा, एनी विस्तार से सब कुछ बताओ। तुम दुश्मन के हाथ कैसे पड़ी और क्या काम हुआ? वह काम हो गया है, यानी तुम्हें कविता का वह पंक्ति मालूम हो गई है? हाँ, वह फौजी अफसर मेरी चाल में फंस गया था और वह मुझे पंक्ति बता दी। उसने मेरी उसके बाद मैंने उसकी शराब में जहर मिलाकर समाप्त कर दिया। और जब फिर वह वापस आ रही थी तो रास्ते में जहरीले जासूसों ने मुझे पकड़ लिया। शायद उसके अफसर उसके घर से निगरानी कर रहे थे। अच्छा, कविता की वह पंक्ति क्या है? पंक्ति इस प्रकार है, चांद की रोशनी में सूरज। यह क्या बात हुई? कर्नल कर्ण आश्चर्य से कहा। तभी स्वामी बोला, इन पंक्तियों में जो अन्य पंक्तियां हैं हमें मालूम हुई हैं वो भी इसी प्रकार विचित्र है। तुम लोगों ने कुल कितनी पंक्तियां मालूम है? घर के भीतर छोटे से स्विच, कीबोर्ड पर स्क्रीन। हमें हमें अब तक 5 पंक्तियां मालूम हो गई हैं। मैंने मालूम की हैं 2 शेफाली ने, 1 अब एनी ने। शेफाली कौन है? वह भी हमारी साथी है और सारंग टापू पर रहती है। और वह खजाना भी सारंग टापू पर ही छिपा है। सांगी ने आश्चर्य से कहा, यह तुम कैसे कह सकती हो एनी? मुझे इस बात में फौजी अफसर ने ही बताई है, क्योंकि सारंग टापू अभी बहुत छोटी टापू भी कोई छोटी जगह नहीं है। खजाना आसानी से तलाश कर लिया जाए। मैं जानती हूँ कि अगर 5 व्यक्ति मैं जानती हूँ कि अगर इन 5 पंक्तियों में हमें खजाना तलाश कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम वह खजाना कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शेर 4 पंक्तियाँ कोई नहीं जानता। अतः मुझे तो नींद आ रही है, तो तुम सो जाओ एनी। और सॉरी सोफी के पास जा रहे हैं और साथ ही हम खजाना तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे। मिस्टर कर्ण प्रतिभा देखते हैं कि विश्वास है कि वह हमें खजाना जरूर मिल जाएगा। क्या तुम अभी चली जाओगी? हाँ, हाँ, हम आज रात ही निकल जाएंगे। अरे हाँ एनी, तुम शेफाली के 3-4 पूर्व दिन पूर्व ही मिली थी? हाँ, मिली थी। क्या उससे उसका दोस्त मिलर भी था? क्यों नहीं? नहीं क्यों? क्या बात है तुम एनी? तुम्हें ये करण साहब जब आए थे तो व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो लिया ने बताया था शेफाली के दोस्त मिलर से काफ़ी मिलता है। मुझे भी वह आदमी पसंद नहीं था, मगर वह मिलर ही था, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे शेफाली धोखा दे रहा था। अतः हमारा राज जानते हैं जानने के लिए उन्हें शेफाली से दोस्ती का जाल फैलाया था। तो तुम जाकर शेफाली को इन बात के सिलसिले में बात करो। और तभी नेशनल भीतर आया, खाना लग गया है, पहले खाना खा लो। उधर पहाड़ी पर बैठा गार्गी उनकी सारी बातें सुन चुका था। अब ट्रांसमीटर का दूसरा स्विच दबाकर पैनल सीरीज संपर्क स्थापित कर रहा था। हेलो कैप्टन गार्गी रिपोर्टिंग। और कुछ देर बाद ट्रांसमीटर में कैप्टन
सीरीज का शब्द सुना। गार्गी, तुम कहाँ हो से बोल रहे हो? यहाँ गड़बड़ हो चुकी है, मुझे सब पता है सर। है, मैं इस समय नेशनल झोपड़ी के सामने बैठा हूँ। एनी और उसके साथियों के साथ यहाँ पहुँच चुकी हैं और मैं सारी बात सुन चुका हूँ। क्या तुम रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो? यस सर, मैं जो कुछ सुना है वो आपको विस्तार से सुनाता हूँ। गार्गी, तुम सब कुछ विस्तार से सुनने के बाद कैप्टन सीरज की आवाज़ आई। यह इंडियन जासूस सिमी सैमी सिलाफी से मिलने मिलने जाए तो तुम उसका पीछा करो और किसी तरह उसे कविता की 5 पंक्तियाँ प्राप्त करो। ओके सर, लेकिन एनी और नेशनल का क्या करूं? उन्हें समाप्त कर दो। दुश्मन जितने कम होंगे उतने ही अच्छा होगा। ओके सर। और सैमी और करण रवाना होने से पूर्व तैयार हो चुके थे और नेशनल ने हमारे लिए घोड़ों का प्रबंध किया है। हम तुरंत ही यहाँ से चले जाएंगे। घोड़े हमें लेकर चलेंगे। घोड़े पर फीना नदी जाएंगे और वहाँ से बोट सागर जाएंगे। ओके चलो, मैं तैयार हूँ। और कुछ देर बाद पहाड़ी पर बैठे गार्गी अपनी दूरबीन से यह करण को और स्वामी को घोड़े पर बैठे हुए बाहर जाते देख रहा था। गार्गी जानता था कि वह वहाँ कहाँ जा रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत ही उनका पीछा नहीं किया। इन्हें तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले एनी और नेशनल को जैनिम रसीद कराता हूँ। और वह गांव के दूसरी ओर निकल जाने के बाद करण ने कहा, तुम मुझे 5 पंक्तियाँ बताओ, मैं तुम्हें जो तुम्हें मालूम है। तो शामी कर्नल खाना खाने की तैयारी थी। खाना स्वामी सैमी और करण रवाना होने से पूर्ण तैयार थे। नेशनल 5 5 नहीं, मुझे इस समय केवल 3 पंक्तियाँ मालूम हैं। 2 पंक्तियाँ सैपाली के पास हैं, इसलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं। तो 3 ही बताओ। वे 3 पंक्तियाँ इस प्रकार है। चांद की रोशनी सूरज के बीच है, 7वां दिन यानी जिसे बुद्धा महावीज रक्षक है। और कर्ण आचार्य से कहा, सचमुच बड़ी विचित्र पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में जरूर कोई न कोई अर्थ छुपा है। क्या यह सोचना पड़ेगा। और कॉमिक्स पढ़ने वाले दोस्तों को आप तीनों पंक्तियों पढ़कर अनुमान लगा चुके होंगे कि किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोशिश कर के देख लीजिए, वैसे इसका राज आपको कहानी के दूसरे भाग सूरज की भेंट में मालूम हो जाएगा। आगे पढ़ना ना भूले। सूरज से भेंट। समाप्त दोस्तों। सूरज से भेंट।